हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो, जहां पर आप सीख रहे हैं बिजनेस एनालिस्ट स्किल्स विद अमन। तो आज जैसा कि हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था वो था जो डिफरेंट मेथडोलॉजीज होती हैं, जो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जिस पर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनका प्रोग्रेस ट्रेस आउट करते हैं। तो अब जो इस पर्टिकुलर लेंथ में जो हमने पहला वीडियो बनाया था वो था हमारा सिक्वेंशियल मॉडल, जिसको हम लोग वाटरफॉल मॉडल भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। और आज जो हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारा आइटरेटिव आरयूपी मॉडल। ठीक है, तो आइटरेटिव आरयूपी मॉडल होता क्या है बेसिकली, आप इसको कैसे समझेंगे कि जब कभी भी हम कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोडक्ट मॉड्यूल स्पेसिफिक बनाते हैं। मॉड्यूल मतलब जैसे कि परचेज एक मॉड्यूल हो गया, अकाउंट्स एक मॉड्यूल हो गया, ऑपरेशंस एक मॉड्यूल हो गया, सीआरएम एक हो गया, सेल्स एक हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं और इन सब मॉड्यूल्स को मिलाकर एक सिस्टम हमारा बनता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनता है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लोग काम करते हैं। ठीक है, उन मॉड्यूल्स पे उनके रोल के हिसाब से एक्सेस करके। तो जो आरयूपी आइटरेटिव मॉडल जो हम लोग कहते हैं, आरयूपी स्टैंड्स हियर इज रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस। और इसका जो कॉन्सेप्ट यही है कि कोई एक बिग प्रोडक्ट को हम कैसे हम मॉड्यूल स्पेसिफिक को पकड़ के हम उसको डेवलप करें और इम्प्लीमेंट करें और डिप्लॉय करें। तो अगर आप सीधा रिलेशन और डिफरेंशिएशन समझना चाहते हैं वाटरफॉल और आरयूपी मॉडल में, तो वाटरफॉल में पूरे प्रोडक्ट की बात एक ही समय में हो जाती है, उसका काम उसी समय होता है, डेवलपमेंट होता है और डिप्लॉयमेंट सब एक साथ होता है। जबकि आइटरेटिव उसको डिवाइड करता है, उस पूरे प्रोडक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके काम करते हैं। तो ये हमको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है कि अगर हमारे पास में पूरे प्रोडक्ट का विजन नहीं है एट वेरी बिगिनिंग पॉइंट, तो हम उसको मॉड्यूल में डिवाइड कर सकें। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ये काम इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसका टीम स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हमारे पास सोचिए 2-4 टीम है, तो हम उनको मॉड्यूल वाइज काम दे सकते हैं, पैरेलल भी चला सकते हैं, वो भी एक हो सकता है। और जब क्लाइंट कहता नहीं नहीं भाई आप मॉड्यूल के हिसाब से काम करिए, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं, उसको क्लियरिटी नहीं बेसिकली चाहिए क्या पूरे प्रोडक्ट में, तो मॉड्यूल स्पेसिफिक उसको मालूम है कि चलो फाइनेंस में हमको तो ये चाहिए चाहिए, या प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल में हमको ये चाहिए, तो उस हिसाब से होता है। ठीक है, तो मॉड्यूल स्पेसिफिक पकड़ के इसको बनाते हैं। तो उसके बेनिफिट्स जो रहते हैं यही है कि यहाँ पर हमको पूरे प्रोडक्ट का एक साथ विजन क्रिएट नहीं करना होता, स्कोप रिक्वायरमेंट क्रिएट नहीं करना होता, ये रेदर देन मॉड्यूल स्पेसिफिक जाता है। और ये इजी हो जाता है हमारे लिए उसको रिक्वायरमेंट कलेक्ट करके, डेवलप करके, इम्प्लीमेंट करके और क्लाइंट का साइन ऑफ लेने के लिए। क्लाइंट भी हैप्पी रहता है कि वो मॉड्यूल हमने बनाया, दे दिया, वो काम करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट मॉड्यूल पे जब काम करेंगे तो उसका कोई वेटिंग नहीं है। और नेक्स्ट जब हम पहले वाले मॉड्यूल पे काम कर रहे होंगे तो क्लाइंट के पास में पूरा टाइम रहता है कि वो जो नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, नेक्स्ट मॉड्यूल, उसके पास को एक टाइम मिलता है कि हाँ चलो इतना टाइम है हमारे पास सोचने के लिए और विजुलाइज करने के लिए। और हमारे पास भी कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है कि हम इंटीग्रेशन पॉइंट्स डिस्कवर कर पाए कि अच्छा ये मॉड्यूल से वो मॉड्यूल में कौन कौन से टच पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ पर एपीआई इंटीग्रेशन होंगी। ठीक है ना, क्या क्या तरह के डिफरेंट डेटा डिपेंडेंसीज बन सकती हैं इस मॉड्यूल से उस मॉड्यूल में। तो ये इजी रहता है। मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो इसी आरयूपी मॉडल पे काम करती हैं। ठीक है ना, वाटरफॉल पे नहीं करती है, रेदर देन आइटरेटिव मॉडल पे जाती हैं वो। तो इसमें आप देखेंगे ये कुछ क्लासिफिकेशन है इसका: इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन। इंसेप्शन मतलब आपने सोचा, आपके दिमाग में थॉट आया, क्या बनाने जा रहे हो। इलेबोरेशन करते हैं, आप उसको इलोबरेट करते हैं, डेटा को और विजुलाइज करते हैं, उसको थॉट्स देते हैं, उसमें उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, इंसेप्शन को, ये उसका नेक्स्ट स्टेप है। और कंस्ट्रक्शन, आप उसको फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको रियलिस्टिक टर्मिनोलॉजीज में बनाते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। और ट्रांजिशन होता है जहां पर आप उसको फिर एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। तो इसमें
इन जो क्लासिफिकेशंस मैंने बताई, आप देखिए आपका जो रिक्वायरमेंट, हमारा जो फ्लो है मेन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, यूएटी प्रोसेस एंड ऑल। तो अब ये वो सारी चीजें हम इन फेजेस में लेकर आएंगे। आप देखिए कैसे आता है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा बेसिक है बिजनेस मॉडलिंग। द बिजनेस मॉडलिंग क्या होती है कि हम जब मॉड्यूल स्पेसिफिक काम करते हैं तो हमको उस मॉड्यूल का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ता है। वो कैसे फिट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब उस क्लाइंट के जो बिजनेस है वो कैसे फिट हो रहा है। तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग लेते हैं हम कोई भी मॉड्यूल पे काम करने से पहले। उस वो मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट क्या है, वो उस मॉड्यूल में आप क्या करने वाले हो, उस किस तरह के ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होंगे उस मॉड्यूल में, किस तरह की फंक्शनैलिटीज आप डेवलप करोगे। तो वो बिजनेस मॉडलिंग एक तरह का, जहां पर आप उनके बिजनेस को आउटलाइन करते हो। तो वहां पर आप देखिए ये जो पूरा टाइमलाइन है, देखिए आप कि कैसे हो रहा है। तो इंसेप्शन आएगा क्लाइंट की तरफ से, देखिए हाई टाइम है, ये देखिए यहाँ पर हाई टाइम है। इंसेप्शन और इलेबोरेशन तक ये पीक पे चलता है। ये काम जब मॉड्यूल को जब काम करना शुरू करते हैं तो इंसेप्शन एंड इलेबोरेशन ज्यादा करते हैं उस समय। मतलब हम क्लाइंट के साथ में ज्यादा इंटरेक्ट करके उसको समझते हैं। बिजनेस प्रोसेस डायग्राम बना सकते हैं। हमने आपने देखा होगा, नहीं देखा है वीडियो जाकर देख लीजिए। एक बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग का मैंने एक वीडियो बनाया भी है, जहां पर आप उस करंट क्लाइंट के, जो क्लाइंट का करंट प्रोसेस है उसको मैप करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं पहले उसको चाहिए क्या, उसका करंट, उसका बिजनेस है क्या बेसिकली। आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वाले क्लाइंट को सेल्स का या बैंकिंग का कोई मॉड्यूल बना के नहीं दे सकते। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। जो क्लाइंट कह रहा है, जो क्लाइंट काम करता है जिस जिस भी लाइन ऑफ बिजनेस पे, वही आप दोगे। तो इसका जो टाइम फ्रेम है वो देखिए बिजनेस मॉडलिंग का, ये शुरू होता है क्लाइंट इंसेप्शन और एलिबरेशन में सबसे पीक रहता है, फिर इसके बाद डाउनफॉल होता है ट्रांजिशन तक। मतलब आप इसको, ये जो ये जो मॉडलिंग का जो डायग्राम बनाओगे, जो आप बिजनेस केसेस कलेक्ट करोगे, इसको आप ट्रांजिशन, मतलब आप उसको इसको बेसिकली उसको आप क्लाइंट के लिए वो वर्केबल पीस नहीं होता है। वो क्लाइंट उसको कंज्यूम नहीं कर सकता, बट ये आपके लिए है कि आप कितना अंडरस्टैंडिंग बनाते हो, उस पर समझते हो, इंसेप्शन एलेबोरेशन। अब जो नेक्स्ट आता है देखिएगा, वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, अब मॉडल समझ गए वो करता क्या है, और आप इसके बाद में आप शुरू कर दोगे कि उस करंट प्रोसेस में क्लाइंट के वो कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज डेवलप करनी चाहिए आपको। ये सारा मॉड्यूल स्पेसिफिक हो रहा है। देखिए ये पूरे प्रोडक्ट का नहीं हो रहा है। अगर आप वो कोई मैन्युफैक्चरिंग या सपोज करिए सेल्स मॉड्यूल बना रहे हैं, तो सेल्स मॉड्यूल में वो सेल्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं, किन किन तरह के क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हैं, उनको कैसे कॉल करते हैं, कोल्ड कॉलिंग, और उनको कंफर्म कस्टमर कैसे बनाते हैं, उनका पेमेंट, मतलब एक जो पूरा सीआरएम प्रोसेस होता है उसी के बारे में आप बात करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो मॉड्यूल स्पेसिफिक बात हो रही है। मॉडलिंग डिसाइड कर लिया आपने, रिक्वायरमेंट गैदरिंग आप कलेक्ट कर लोगे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आप ये यहाँ पर आप ये वाटरफॉल पूरा चलेगा विद इन मॉड्यूल वाइज, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लोगे जब आप, तो उसको आप डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब मॉडल्स में डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है। आप बीआरडी, एफआरएस सारे सब बनाओगे इसमें, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपने शुरू कर दी, और इसका टाइम फेज देखिए, यही इंसेप्शन एलिबरेशन में है, इसके बाद पूरा डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है ना। पूरा ट्रांजिशन तक, ये पूरा ट्रांजिशन तक एक ही तरह का काम नहीं रहता है। इसमें सारा काम मेनली इंसेप्शन एलिबरेशन तक रहता है। लेकिन जब आप एनालिसिस एंड डिजाइन करना शुरू करते हैं, नेक्स्ट फेज, वहां पर आप देखिए इलेबरेशन में ज्यादा टाइम और कंस्ट्रक्शन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। थोड़ा सा ट्रांजिशन तो पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है वहां पे। एनालिसिस और डिजाइन में यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट कलेक्ट किया आपने, जो बिजनेस मॉडल, बिजनेस केसेस कलेक्ट किए, उसको आप एनालाइज करके HLD LLD डॉक्यूमेंट, ये सब पूरा डिजाइनिंग शुरू कर दोगे आप। क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास डायग्राम और तमाम तरह के डायग्राम्स होते हैं, आप इसको शुरू करोगे। और इसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब हमारा कोडिंग, तो इसमें हम लोग
अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन में मतलब कोडिंग, जैसे आप समझ रहे होंगे, तो इसमें आप इलेबोरेशन और कंस्ट्रक्शन में ज्यादा टाइम दे रहे हैं। आप देखिए कंस्ट्रक्शन काम क्या है, कंस्ट्रक्शन जहां पर आप उसको उसको मीनिंगफुल डेटा देते हो, आप उसको मतलब अब कोडिंग पर्सपेक्टिव में मीनिंगफुल डेटा देना क्या होगा, कोडिंग पर्सपेक्टिव में हुआ कि उसको कोड लिखते हो आप, उसको जो भी लैंग्वेज में आप डेवलप कर रहे हो, डॉट नेट या जावा जो भी आप यूज कर रहे हो, आप एक्चुअल वहां पर कंस्ट्रक्शन करते हो, उस इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करते हो आप। तो अब ये जो कंस्ट्रक्शन हो गया, अब इसके बाद क्या आएगा, टेस्टिंग। अब उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा भाई, जो आपने कोड किया उसको वेरीफाई भी करोगे। तो टेस्टिंग जो होगा हमारा, वो हर एक फेज में थोड़ा थोड़ा हम करेंगे। जैसे कि अब डिजाइन करते हैं तो डिजाइन फेज में भी थोड़ा सा होगा, कंस्ट्रक्शन में तब यूनिट यूनिट टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, ये सारी आ जाएंगी। और ट्रांजिशन फेज में यूएटी टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो टेस्टिंग जो फेज रहेगा, आप देखिए वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, एलिब्रेशन टाइम में, कंस्ट्रक्शन टाइम में और ट्रांजिशन टाइम में, ठीक है ना। तो एलिब्रेशन में क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आपने जो डिजाइन वगैरह की है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग वगैरह आपको करनी पड़ेगी। जो आपने डिजाइन किया था, जो रिक्वायरमेंट कलर करके आपने डिजाइन किया था, आप देखिए ज्यादा टाइम यहाँ पे निकल रहा है, तो इनको आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, तो वो आप वेरीफाई करते हो, ठीक है ना। सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, अवेलेबिलिटी टेस्टिंग, ये पूरा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वाली टेस्टिंग यहाँ पे हो जाती है। कंस्ट्रक्शन में यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, ये पूरी हो जाती है। और ट्रांजिशन फेज में आप फंक्शनल टेस्टिंग और यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये पूरी हो जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या आता है हमारा, डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट आप जो होता है, अब ये सब होने के बाद में यूएटी हो गया, क्लाइंट को पसंद आ गया, आप डिप्लॉय कर दोगे। डिप्लॉय के लिए सारा जो ट्रांजिशन फेज है हमारा, क्लाइंट को देने डिलीवर करने वाला फेज, वो अब देखिए ऐसे जाएगा। और सबसे ज्यादा टाइम आप ट्रांजिशन फेज में स्पेंड करते हो इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस में, कि आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हो, उनको यूजर से इंटरेक्ट करते हो, उनको आप एक्सप्लेन करते हो फीचर्स क्या हैं, उनको ट्रेनिंग देते हो, यूजर मैनुअल्स देते हो, और ये सारा काम आप ट्रांजिशन फेज में करते हो। तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आईटीटी आरपी मॉडल उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज किया जाता है जहां पर मॉड्यूल स्पेसिफिक काम होता है, पूरे प्रोडक्ट का विजन नहीं होता है क्लियर उनके पास में, उनको मॉड्यूल का इंफॉर्मेशन होता है। तो मॉड्यूल, लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल, ठीक है ना। अगर बड़ी टीम है आपके पास में, तो आप मल्टीपल मॉड्यूल्स के साथ में एक साथ काम कर सकते हो। अगर क्लाइंट, उसमें भी कंडीशन ये है कि क्लाइंट को क्लियर है कि उनको क्या चाहिए, पूरी रिक्वायरमेंट है तो ही, ठीक है। और इसमें आप देखिए यहाँ पर एक ही चीज का फायदा हो जाता है कि पूरे प्रोडक्ट का विजन आपको एक साथ सोचने की जरूरत नहीं होती है। मॉड्यूल वाइज आप डेवलप कीजिए, डिप्लॉय कीजिए, और क्लाइंट यूज करना शुरू कर सकता है आपका, क्योंकि आप ट्रांजिशन कर ही दे रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे लास्ट में उस मॉड्यूल का। तो ये सारी ज्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा चलता है मोस्टली, ठीक है। प्राइवेट वाले भी करते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं होता है, बट मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में देखा गया है इसको यूज करते हुए। तो ये था हमारा आइटरेटिव आरपी मॉडल। कोई आपसे डिफरेंस पूछे वाटरफॉल मॉडल और इसमें, तो आप मेरे ख्याल से बता सकेंगे अब, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा, आपकी नॉलेज थोड़ा सा बिल्डअप करने में इस पर्टिकुलर मॉडल मेथोलॉजीज में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस। ये शेयर करने का जो कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई उनको भी नॉलेज मिले, जो लोग नहीं है मेरे चैनल पे कम से कम वो भी देखें और सीखें कुछ, ठीक है। और कमेंट करिए, मुझे कुछ कुछ क्वेरी पूछनी है आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे आप। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।